बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइंस। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपको जो शेप बनानी पड़ती थी डाटा लिखने के बाद कि आपने यूनिट लोड एक जगह से दूसरी जगह लगाते गए और आपने देखा कि जो भी फंक्शन आप स्टडी कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो वो आपने हर जगह लोड नहीं लगाना, यानी आपने टेबल नहीं बनाना कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 ए वाई की ये वैल्यू थी, एट एक्स इक्वल टू 5 ये वैल्यू थी। आपने सिर्फ ये देखना है कि इन्फ्लुएंस लाइन की एक क्वालिटेटिव सी शेप कैसे बनती है। तो वो इस प्रिंसिपल के मुताबिक, जो कि है मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, उसके मुताबिक ये है कि द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ फंक्शन, रिएक्शन, shear और मोमेंट is to the same scale as the deflected shape of the beam when the beam is acted upon by the function। इसका क्या मतलब है कि फ़ंक्शन की एग्जांपल आप ले लें ए वाई, जैसे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ए वाई लगता और उसको कुछ रेजिस्टेंस कोई भी ना होती तो वो किस तरह बीम को डिफ्लेक्ट करता, इस तरह। तो इसी तरह की इसी स्केल के ऊपर आपकी इन्फ्लुएंस लाइन बनेगी। दोबारा देख लें कि ए वाई अगर लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ तो उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे एक तरह से रोलर जो है वो लग गया, तो आपका बीम जो है वो इस तरह डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन भी इसी तरह ही बनेगी। तो यानी क्या है कि एक चीज़ आपने क्या करनी है कि बीम की जो भी रेजिस्टेंस थी उस फंक्शन के आगे वो ख़त्म कर दी, और फिर आपने देखा कि जो भी बीम की डिफ्लेक्टेड शेप बनती है इन्फ्लुएंस लाइन भी उसी तरह की बनेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन फॉर ए वाई उसी तरह की है कि जैसे बीम जो है वो यहाँ से उठ के ऊपर चला गया और इस तरह डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो इस तरह फंक्शन लग रहा था ऊपर की तरफ उसको किसी ने रेजिस्ट ही नहीं किया। तो उसी तरह दूसरी एग्जांपल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस पॉइंट पे शेयर की इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है, यानी शेयर फॉर वी सी, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर वी सी, तो वो क्या होगी कि इस पॉइंट के ऊपर वी सी जो है वो इस तरह लगेगा, शेयर जो है वो पेयर्स में लगता है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या है कि रोलर लग गया दो प्लेट्स के दरमियान। तो अगर इस प्लेट के ऊपर ऊपर लग रहा है शेयर और इस प्लेट पे नीचे लग रहा है तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये हिस्सा नीचे आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड शेप इस तरह की बन गई है और आपकी इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो इस तरह की बन जाएगी, जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि जिस पॉइंट पे शेयर फाइंड आउट करें इन्फ्लुएंस लाइन जो है वहाँ पे दो वैल्यूज़ देती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है कि शेयर आप किस तरफ फाइंड आउट कर रहे हैं। आपका एक हिस्सा जो है वो बड़ा हो सकता है, दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे से छोटा हो सकता है। तो अगर इस तरफ कर रहे हैं तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बहरहाल लेकिन यह है कि आपकी जिस तरह की डिफ्लेक्शन होगी उस फंक्शन की रेजिस्टेंस ख़त्म के करने के बाद आपकी इन्फ्लुएंस लाइन भी उसी तरह की बनेगी। इसी तरह मोमेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो मोमेंट पे आपने रेजिस्टेंस ख़त्म कर दी, यानी मोमेंट जो है वो इस तरह पेयर में लग रही है, काउंटर क्लॉकवाइज इधर और क्लॉकवाइज इधर। तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे ख़त्म की कि यहाँ पे हिंज लग गई है। तो जब यहाँ पे ऐसे लग रहा है तो ये इस तरफ को उठेगा हिस्सा, और जब इस तरफ ऐसे मोमेंट लग रही है तो ये हिस्सा इधर को उठेगा। तो आपकी जो शेप है वो इस तरह की बन जाएगी और इन्फ्लुएंस लाइन इस तरह की आपने पहले देखी भी है और आपको यहाँ से भी वो क्लियर हो रहा है कि उसकी वजह क्या हो सकती है। तो ये है क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन की बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसको आप एक तरह से समरी भी कह सकते हैं कि आपने क्या करना है कि जो भी फंक्शन जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है उस फंक्शन के अगेंस्ट जो भी रेजिस्टेंस है वो ख़त्म कर दें, और उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के बाद जब फंक्शन अप्लाई किया जाएगा तो एक डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी। तो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन भी उसी तरह डिफ्लेक्टेड शेप की शक्ल की तरह की बनेगी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे, वो आप खुद ही करेंगे, वो मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ जो थोड़ी सी आपको नई लगेगी, जो आपने पहले नहीं देखी, वो कैंटिलीवर के लिए था, लेकिन जो आपको ऊपर बता दिया तरीका इसका भी वही है। यानी इसमें अगर आपने ए वाई को स्टडी करना है तो आपने क्या किया है कि ए वाई इस तरह लगा है ऊपर, तो उसका जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म कर दी, यानी यहाँ पे रोलर लग गया है। तो आपका बीम जो है वो यहाँ से ऊपर उठेगा, लेकिन यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे सिंपली सपोर्टेड में यहाँ पे कोई हिंज लगी होगी, तो यहाँ पे इस कैंटिलीवर के केस में यहाँ कुछ नहीं है।
तो आपका जो बीम है वो पूरा ही ऊपर उठ जाएगा और आपकी डिफ्लेक्टेड शेप जो है वो इस तरह की होगी और इन्फ्लुएंस लाइन भी आपको इस तरह की नज़र आएगी। तो ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ही करेंगे, आपकी बुक से देख के, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर समझ नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है वो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन इसका भी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर फ्लोर गर्डर्स। फ्लोर गर्डर क्या होते हैं? बेसिकली आपका जो फ्लोर सिस्टम है वो, अगर आपने पहले जो देखा है वो तो सिर्फ ये था ना कि आपके बीम के ऊपर लोड लग रहे होते हैं और वो लोड जो है ऊपर किसी स्लैब से आ रहे होंगे या कोई और तरह का स्ट्रक्चर है तो वो कंसनट्रेटेड लोड भी हो सकते हैं। लेकिन फ्लोर गर्डर्स के केस में क्या होता है कि स्लैब का जो लोड है वो डिफरेंट बीम्स के ऊपर आता है, फ्लोर बीम्स के ऊपर, और फिर वो जो एंड्स होते हैं उन बीम्स के, वो नीचे लोड को ट्रांसफ़र करते हैं ऑन अ फ्लोर गर्डर, या उसको सिंपली गर्डर भी कह सकते हैं, और उसके एंड से कॉलम्स पे वो लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी सिर्फ लोड ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप देखें एंड पे क्या आ रहा है, वो बेसिकली एक तरह से बीम ही है जिसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे लोड लग रहा होगा इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जो यूनिफॉर्म लोड है वो नीचे वाले बीम्स, ऊपर वाले जो फ्लोर बीम्स हैं उनके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे आपकी वो स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको आप एनालाइज भी करेंगे और जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन भी बनाएंगे। क्या है कि एक लोड है, यूनिट लोड, जो मूव कर सकता है ऑन द होल लेंथ। जब वो ए बी के ऊपर है तो वो ए और बी के ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन दे रहा होगा और लोड जो है वो नीचे ए डी जो गार्डर है उसके ऊपर आ रहा होगा। जब लोड बी सी के दरमियान है तो जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं बी सी के ऊपर, तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन करके तो वही लोड नीचे लग रहा होगा ऑन ए डी, और फिर इधर से रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे फिगर में भी आपको नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे अगर लोड लग रहा है 1, तो इस पैनल के दो एंड्स के रिएक्शन होंगे एफ बी और एफ सी, और उसी अमाउंट का रिएक्शन जो है वो नीचे लग रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो जो ये लोड लग रहा है नीचे, उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शंस डेवलप हो रहे होंगे। तो अगर आपने किसी भी बीच के में किसी भी पॉइंट पे कुछ भी स्टडी करना है तो आप उसी तरह एक सेक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर शेयर भी है, मोमेंट भी है, जो लोड लग रहा है वो भी है। वो डिपेंड करता है कि लोड अगर इस पैनल के अंदर लग रहा है तो वो आ जाएगा, अगर वो कहीं आगे लग रहा है तो वो नहीं आएगा। तो ये रिएक्शन भी आ गया। तो आप इस सिस्टम को जब सॉल्व करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी का फंक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो इसी को स्टडी करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन for the shear in panel CD of the floor girder in the following figure 621A। यानी आपने इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है फॉर शेयर इन द पैनल CD। ये CD पैनल है, तो यानी यहाँ पे आपने शेयर स्टडी करनी है। तो ये पैनल CD के सेंटर के ऊपर जो शेयर है वो स्टडी करने के लिए, यानी उसकी इन्फ्लुएंस लाइन बनाने के लिए आपने लोड जो है वो यहाँ से लगाते शुरू करना है। तो लोड अगर आपने यहाँ पे लगाया तो रिएक्शन आपका आएगा ए पे और बी पे। यूनिट लोड जब ए के ऊपर लगा हुआ है तो ए वाई जो है वो 1 वैल्यू आएगी और बी वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो आपका जब यहाँ पे 1 लगा होगा तो आप ये दो रिएक्शन जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो रिएक्शन जब कैलकुलेट करेंगे और आपने फिर उसके बाद शेयर निकालनी होगी तो आप इस सेक्शन को अलहदा कर लेंगे और इसको स्टडी करेंगे। जब इसको स्टडी करेंगे तो आपके पास एफ वाई भी होगा, यहाँ पे आपके पास वी सी डी होगा, और इसके अलावा कोई और लोड नहीं है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि वी सी डी इज़ इक्वल टू सम वैल्यू। तो यहाँ पे नीचे देखें अगर, तो यही किया हुआ है। देखें यहाँ पे लोड लगा हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ए वाई और बी वाई बना। ए वाई जो है वो नीचे ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर रिएक्शंस कैलकुलेट किए गए जी वाई और एफ वाई।
जी वाई ना भी करें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कर भी लें तो कोई कोई मसला नहीं है। लेकिन एफ़ वाई आपने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपने जब सेक्शन काटा है तो इस सेक्शन को आपने सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करके वी सी डी जो है वो इक्वल टू 0.333 आपने कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह उसने बी और डी के ऊपर लगा के नहीं दिखाया, लेकिन आप उसको ख़ुद भी लगा सकते हैं कि जब बी पे लगाया होगा तो आपका जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर यहाँ पे यूनिट लोड लगा हुआ है बी, तो वही नीचे आ जाएगा 1, ऊपर 1 लगाया तो नीचे भी 1 आ जाएगा, तो जी वाई जो है वो 1 आ जाएगा, एफ़ वाई जो है वो 0 आ जाएगा। तो आप जब वी सी डी और एफ़ वाई की इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 10 वी सी डी 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने यूनिट लोड लगाया एट सी, नीचे आ गया, सी के नीचे आ गया उसका रिएक्शन, सी वाई इज़ इक्वल टू 1, बी वाई इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो जब सी वाई इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो आपने ये रिएक्शन निकाले दो, उसके अंदर एफ़ वाई आ गया 0.333। तो 0.333 को यूज़ करके जब आपने इसको सॉल्व किया फॉर वी सी डी, ऊपर की डायरेक्शन में एफ़ वाई आया हुआ है, तो वी सी डी जो है दैट इज़ इक्वल टू -0.333 और आपने एट एक्स इक्वल टू 20 ये लिख दिया। इसके बाद उसने सॉल्व करके नहीं दिखाया, लेकिन आप सॉल्व इसी तरह करेंगे कि आपने यहाँ पे जब लगाना है यूनिट लोड, तो क्या होगा कि यहाँ पे यूनिट लोड नीचे आ गया और इधर जो है वो 0 आएगा। तो जब यूनिट लोड यहाँ पे है तो आप जी वाई और एफ़ वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एफ़ वाई की वैल्यू जो है वो आप उसको देख लेंगे कि वो अपवर्ड आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। लेकिन जब आप वी सी डी के लिए जो कि यहाँ पे होगा सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस 0.666, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.333। ये आप ख़ुद ही करके देखेंगे। इसके बाद जब आपने ई पे लगाना है तो ई पे कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे यूनिट लोड जब लगाया तो बाकी सारा ज़ीरो है, तो इसी तरह यूनिट लोड जो है वो नीचे आ जाएगा ऑन एफ़, तो आपकी एफ़ वाई की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, उसके ऊपर यूनिट लोड लगा होगा इस तरह। तो वी सी डी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आप 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो आप उसी को यूज़ कर ये सारी इस टेबल को यूज़ करके जब आप वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो इस तरह की बन जाएगी। लेकिन ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको ख़ुद करके देखेंगे। जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व होता हुआ देख लेंगे और मेरी बात सुन लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगेगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व खुद से करेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।